सब लोग कैसे हो? ऑल गुड। तो आप लोगों को थोड़ा सा डाउट अभी बच्चे लेंगे डाउट आपके, मतलब आपके साथ वाले बच्चे जो हैं, ठीक है। सेकंड रैंकर जो है गेट के अमित राय वो हैं, और थर्ड रैंकर सिविल में और ईएस में सौरभ यादव हैं। तो उनसे जो भी आपको थोड़ा बहुत क्वेरी है वो पूछ सकते हो, राइट। और बाकी जो सब्जेक्ट आउट होगा बाद में हम बताएंगे, ठीक है। चलो ओके। मेरा रैंक AR2 है गेट में 2022 में, और 2 साल 2019 और 20 में था मैं प्रीलिम्स के लिए, मतलब ये के लिए लगा हुआ था बेसिकली। और बाकी गेट पे अभी फोकस्ड हुआ पिछले साल, तो यहीं पे बैठता था पीछे शायद, तो हाँ आज आगे हूँ तो सही अच्छा लग रहा है। तो आज स्टेज पे है तो मतलब अच्छा ही लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। कुछ अच्छा किया होगा तो शायद हूँ। ओके, और बाकी कोचिंग के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा इस मतलब कॉलेज में तो एकेडमिकली जितना पढ़ना था पढ़ लिया मैंने, कंपटीशन के बारे में नहीं सोचा। लेकिन मेरा मेन स्टार्ट तैयारी यहीं से हुआ, 2019 से ही जनवरी से मैंने स्टार्ट की तैयारी यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि अभी जहाँ पे आप लोग हो तो सही जगह पे हो, मतलब आगे के लिए भी किसी भी एग्जाम के लिए सही जगह पे हो। तो बाकी की फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, तो सिलेबस वाइज तो वो सब कवर करेंगे आप लोग को। बाकी टेस्ट सीरीज, यहाँ की टेस्ट सीरीज और सर लोग जो बोल रहे हैं थोड़ा सुनना है ना, थोड़ा सुनना है और फॉलो करना है सारी चीज़ों में, सारे सब्जेक्ट्स में। और तुम लोग के पास अपॉर्चुनिटी भी है ऑफलाइन क्लास की, अब 1-1.5 साल से तो नहीं थी लोगों के पास। तो ध्यान से सुनो, पढ़ो और टेस्ट सीरीज में फोकस करो। बाकी एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा अपने हिसाब से कि प्रीवियस ईयर पे शुरू से ही सर लोग तो जो पढ़ाते हैं टेस्ट सीरीज भी फोकस, मटेरियल जो भी देते हैं सब पे फोकस रखना है। अपने लिए थोड़ा प्रीवियस ईयर को शुरू से ही देखना स्टार्ट करना है किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे मान के चलो कि कोई गेट के लिए लगा होता है, कोई ईएससी के लिए लगा होता है, तो मान लो कि जो भी बंदा केवल गेट के लिए है तो अपना गेट का प्रीवियस ईयर स्टार्ट करे। जैसे ईएससी के लिए जब मैं पूरे टाइम ईएससी के लिए लगा रहा तो गेट का सिलेबस मेरे लिए बहुत छोटा था, तो उस चीज की वजह से मुझे लगता है कि मेरा गेट के लिए प्रिपरेशन आसान था। लेकिन एक चीज मैंने बाद में रियलाइज किया दोनों एग्जाम्स के कि प्रीवियस ईयर मेन है, जो तुमको क्या बोले फोकस करना है हर एक चीज के लिए। तो मेरा अभी देखो 2019 से जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, मतलब तो पिछले साल मैं इंटरव्यू के बाद रुक गया, सीट्स भी कम हो गई और जैसे ही बोल लो कोविड टाइम आ गया, रुक गया। फिर अभी मेरा 4th मार्च का इंटरव्यू हुआ है, सेकंड था ये अटेम्प्ट मेरा। तो हो सकता है 1 हफ्ते बाद फिर मिले, हो सकता है, क्या पता। यस मास्टर। हेलो, माय नेम इज सौरभ सिंह यादव। मैंने ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से की थी, बीटेक 2016। एक चीज बताना चाहूंगा, हम दोनों आईआईटी कानपुर से ही हैं। यस सर। अमित सर मेरे सीनियर हैं। तो 20 में पास आउट किया, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा डिसाइडेड नहीं था क्या करना है। सो मैंने नॉन कोर में जॉब ले ली, एनालिटिक्स में। थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट आई और बहुत मुश्किल नहीं होता है वहाँ पे नॉन कोर में जॉब लेना। बट उसके बाद फिर सिविल इंजीनियरिंग में मतलब इंटरेस्ट तो आता ही रहा। फिर मैंने यहाँ पे आईएएस मास्टर में स्विच कर लिया। तो आईआईटी कानपुर के ही सीनियर्स ने रिकमेंड किया था आईएएस मास्टर। तो ऑब्वियसली जहाँ पे आप हो वो बेस्ट जगह है। मतलब इससे बेटर प्रिपरेशन बहुत ही मुश्किल है, कहीं भी आपको मिलेगी। आप अदर सोर्सेज डेफिनेटली रिफर कर सकते हो, बट प्राइमरी सोर्स आपका यही होना चाहिए, आईएएस मास्टर के बुकलेट और नोट्स। उसके अलावा मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 है गेट सिविल इंजीनियरिंग में। देखो अब मैं बताना चाहूँगा मैंने कैसे क्लासरूम का यूटिलाइजेशन किया। आपकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, बट मैं क्या करता था, क्लास के नोट्स बनाता था, क्लास के साथ साथ घर जाके रिवीजन करता था। आई यूज्ड टू मेक श्योर कि बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट क्लास मेरे पुराने क्लास के सारे नोट्स प्रिपेयर्ड हो।
जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते जाते थे मैं शॉर्ट नोट्स बनाता जाता था। जैसे आज कंचन सर लेक्चर से 4th लेक्चर कर रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, तो फर्स्ट लेक्चर के शॉर्ट नोट्स मैं प्रिपेयर कर लेता था उसी दिन। इससे क्या होता था कि शॉर्ट नोट्स को बनाना एक फर्स्ट साइकिल ऑफ रिवीजन है आपका, और जो नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिवीजन होगा वो होगा उस शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करना। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स को 4-5 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको मतलब इंट्यूटिवली चीज़ें याद हो जाएंगी क्या करना है। उसके अलावा क्वेश्चंस कैसे लगाना है, जैसा सर ने बताया प्रीवियस ईयर और कोचिंग बुकलेट के क्वेश्चंस वही लगाने हैं आपको। अच्छा, बैच कब से स्टार्ट तुम लोग का ये? मतलब अभी स्टार्ट हुआ पूरा शुरू से? 23 फरवरी से, ठीक। हाँ वो तो ठीक है, मतलब गेट ही ना जो भी, मतलब पूरा टाइम है अभी, 1 साल ना पूरा। हाँ, तो थॉरली जाना हर एक चीज के लिए, मतलब किसी को ये नहीं कि स्किप करके कोई शॉर्ट वीडियो देख ले रहे हैं या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। पहले क्लास का पूरा नोट्स है जो सर लोग तुम लोग को पढ़ाएंगे, बाकी शॉर्ट नोट्स मैं बोलूंगा प्रीफर करना बनाना, क्योंकि लास्ट में वही काम आता है। शॉर्ट नोट्स आएंगे, टेस्ट सीरीज दोगे जो भी, क्योंकि मान लो कि एग्जाम से 1 महीने पहले बहुत सारे सब्जेक्ट्स है ना, 16-17 सब्जेक्ट्स हैं पूरे टेक्निकल ईएससी के लिए जो भी लगा हो। गेट में मान लो थोड़ा कम है, जैसे कि 5-6 जो मेन फोकस करना होता है, बाकी की थोड़ी चीजें। लेकिन ईएससी क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, तो शॉर्ट नोट्स मेन थिंग है। मतलब ईएससी के लिए जो लड़के ईएससी के लगे हुए हैं, शॉर्ट नोट्स सबसे बनाते रहना जो मेजर सब्जेक्ट्स के हैं। अब तो ऐसा हो गया कंपटीशन की तुमको हर एक चीज कवर करना है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते अब, ठीक है ना। तो उस जैसे भी जिस एग्जाम के लिए भी लगे हो तो वो प्रीवियस ईयर बता देता है ये चीज कि कितना किस पे फोकस रखना है हर एक चीजों पे, तो इसलिए वो है। और बाकी टेस्ट सीरीज यहाँ की अच्छी है, मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि यहाँ की टेस्ट सीरीज अच्छी है, ईएस के लिए बहुत बेस्ट है यहाँ की टेस्ट सीरीज। तो वो हर जगह ट्राई करके दिया है मैंने, हर जगह ट्राई करके दिया है मैंने, मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज नहीं दिया, लेकिन ये बेस्ट है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेहनत की जाती है उस पर, प्लानिंग क्वेश्चन कैसे होती है, तो ये तुमको टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा है। और बाकी तो कंटेंट सर पढ़ाने के लिए सर लोग हैं ही, वो पूरा कवर करते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। इस पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो मेक श्योर कि वो बहुत ही डिटेल्ड शॉर्ट नोट्स है, क्योंकि अब वो टाइम चला गया है कि आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो फॉर्मूला नोट्स नहीं बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मतलब उसी चीज़ों को समराइज करके छोटे फॉन्ट में अपनी नोटबुक में लिख लेना है, सो दैट जब आप रिविजन करो तो आपको नोट्स खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह के शॉर्ट नोट्स बनाने, मतलब हाँ कि लिमिटेड करना है अपना हर एक चीज को, टाइम कम है ना हर एक चीजों में। जैसे मैं पूरे सिविल इंजीनियरिंग को मतलब डिटेल जो शॉर्ट नोट्स है मेरे सारे सब्जेक्ट्स के, मान के चलो कि 4 to 5 कॉपीज में पूरी होंगी, तो किसी भी एग्जाम के लिए मैं जाता हूँ तो 4 से 5 कॉपी पढ़ता हूँ और कुछ नहीं पढ़ता मैं। बाकी टेस्ट सीरीज अगर अब तो खैर ना देना पड़े तो कर रहा हूँ कि अब एग्जाम ना देना पड़े, बाकी ठीक है। शॉर्ट नोट्स है मेन थिंग, और टेस्ट सीरीज है इनका रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए। बाकी हाँ ठीक है। तो कितने घंटे क्लास अभी स्टार्ट हुई है? रैंडम, अच्छा ठीक है। तो ऐसा रखना है कि क्लास के जिस दिन क्लास हो मेरी, तो ऐसा रख के चलना है कि ये जो बोला कि रिवीजन करना है अपने नोट्स को, तो वो बेस्ट है, क्योंकि तुम जाके जब खुद से पढ़ोगे तो वो तुम्हारे माइंड में चला जाएगा। क्लास में बहुत सारी चीजें होंगी ना, 7-8 घंटे 6 घंटे की क्लास चलती हैं, तो उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करना है कि वो करें, और जो मान लो अगर कुछ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, शीट वगैरह चाहे कुछ भी, जो भी क्वेश्चन, तो वो देखोगे तो वो मतलब स्ट्रेटेजिकली पूरा प्लान्ड है वो, ताकि तुम लोग के अंदर पूरा ग्रैस्प करते हो हर एक चीजों को, तो उन चीजों का ध्यान रखना है। और बाकी प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर को शुरू से रखा रहना अपने, क्योंकि मैं पर्सनली फील किया 1 साल डिले हूँ इसी वजह से मैं, क्योंकि वो विड्थ पता चलता है अपने को कि क्या है, कैसे कितना जाना है अपने को। इसके अलावा जब आप बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ऐसा करो कि जो क्वेश्चन पहली बार में हो गए हैं उनको डायरेक्टली टिक कर दो, जो क्वेश्चन थोड़ा भी ट्रिकी या मुश्किल लग रहे हैं उन पे स्टार मार्क कर दो, सो दैट सेकंड टाइम में आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ऐसा क्या होगा, इन द एंड आपके पास हार्डली एक सब्जेक्ट में 50 to 60 क्वेश्चंस बचेंगे जो आपको करने होंगे, तो वो एक इफेक्टिव वे ऑफ रिवीजन हो जाएगा अलॉन्ग विद योर शॉर्ट नोट्स। जैसे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान के चलो कि जैसे कौन सी सॉइल हो गया, चलो ठीक है, सॉइल तो काफी अच्छा पढ़ा दिया जाएगा तुमको, सॉइल भी, सोम भी, स्ट्रक्चर का काम मेंस में आता है, तो मुझे लगता है सर लोग जितनी स्ट्रेटजी बताते हैं काफी है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं करना, कोई कंटेंट में भी नहीं ऐड करना, सॉइल वगैरह में भी कोई कहीं से और कोई बुक मैंने तो नहीं फॉलो की, मतलब जितना बोलता हूँ मटेरियल, क्योंकि बेस्ट था इनका। बुकलेट जो मिलती है आपको वो बहुत अच्छे से बनाई गई है, उसमें सारे से ऐसे छाट के रखे हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ वो नहीं है कि कहीं और आपको जाना रहेगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में मतलब कितना स्कोर कर पाया मैं, 97 कर पाया, मतलब ठीक है नॉर्मलाइज होने के बाद 100 तो नहीं कर पाया ना, तो वो 3 नंबर तो छोड़ सकते हैं ना कि 97 में फोकस करो।
मतलब ठीक है, एक 0.35 से मिस किया मैंने 1 रैंक, तो सिली मिस्टेक की वजह से बहुत ही आसान, ठीक है उसका कोई ठीक है, ऐसा कुछ मैं सोचा भी नहीं था कि 2 आएगी, तो 2 आ गई तो वही काफी बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन इसके अलावा जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे रिवीजन की स्ट्रेटेजी तो हो गई, बट क्लास में नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो मेरे ख्याल से नोट्स, फेयर नोट्स बहुत थोड़ा सा ओवररेटेड है। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको बहुत अच्छे 4-5 कलर की पेन से यूज़ करके नोट्स बनाने हैं। अपने नॉर्मल मतलब क्लास में बैठे हो, आपको नोट्स सिर्फ इतने बनाने हैं कि कोई भी कंटेंट बोर्ड पे जो लिखा जा रहा है या सर बोल रहे हैं वो मिस ना हो। तो थोड़ा जल्दी नोट्स बनाने की कोशिश करो, और ऐसा ट्राई कर सकते हो जब सर क्वेश्चंस करा रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन 1-2 मिनट का टाइम सर देते ही कोई क्वेश्चन कराते हैं, तो 1-2 मिनट में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने से क्या होगा, मोस्ट लाइकली यू वुड नॉट बी एबल टू गेट द राइट आंसर, बट क्या होगा कि आपको एक अभी टाइम भी है, फेब में एग्जाम होगा, या फिर अभी प्री दे दिया, प्री तो चलो ठीक है, जब भी अगला प्री होगा तो बहुत टाइम है, तो अभी कुछ भी डाउट हो तो पहले खुद से अटैक करना है, खुद से अटैक करना है। उससे एक ज्यादा सीख हो जाएगा कि आपने क्या गलती की है, क्या गलती करने के चांसेस है। तो जैसे घनश्याम सर या कंचन सर बोर्ड पे कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो 1 मिनट का टाइम देंगे वो क्वेश्चन लिखने के बाद, तो वो क्वेश्चन आप उस 1 मिनट में अपना एक दिमाग में बना लो, आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, कुछ पेन चलाते रहो, कुछ उससे आपका विजन क्लियर हो जाएगा। और जब खुद से पढ़ रहे हो तो भी मतलब ऐसे ही जाना है हर चीज को, यानी कि हर चीज को डाउट में डालते जाना है, ऐसा नहीं, पहले खुद से जाना है ताकि क्या गलतियां हो रही कुछ, क्योंकि बहुत कुछ सीखते हैं ना, प्रोसेस है ना हर एक चीज का, वो डेवलप करते जाएंगे चीजें टाइम के साथ। तो अभी क्योंकि लंबा प्लान है 1 साल का, जितने टाइम का तुम्हारा कोचिंग हो, तो पूरा टाइम भी है और सही है, स्पीड भी सर लोग की भी सही होगी, धीरे धीरे सीखते रहो, पहुंच जाओगे। और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, आप गलती से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक तो छोड़ भी दिए, बट बुकलेट के कोई भी क्वेश्चंस तो नहीं छोड़ना। बुकलेट के कोई प्रीवियस ईयर मतलब देखना, ट्रेंड देखना है, लास्ट के 10 to 15 ईयर ट्रेंड देखना है। जैसे किसी भी चीज में जाओगे तो क्या होता है कि अभी जो चल रहा है, जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो उन पे क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आजकल मेंस का, जैसे मैंने देखा ईएससी के मेंस दिया मैंने, ठीक है, अभी उसके लिए बाद में बात होगी, लेकिन जब क्वेश्चन देखोगे तो जो रिसेंट की चीजें हैं, जीआईएस की चीजें हैं, रिमोट सेंस, जो भी चल रहा है अभी करंट में, एयरपोर्ट चल रहा है, तो उसकी चीजें से क्वेश्चन डाले जाएंगे, उससे क्वेश्चन ऐड किए जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स से क्वेश्चन है, तो ये सब भी थोड़ा फॉलो करना है चीजों को। लास्ट में ये सब काम आएंगे, अभी काम नहीं आएंगे। अभी तो पूरा जो पढ़ना है तुमको, जो सर पढ़ा रहे हैं एकदम ध्यान से पढ़ते रहना, अभी बेस तैयार करना है बेसिकली। कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं थोड़े मुश्किल होते हैं, जैसे सॉम, स्ट्रक्चर, ये सब, इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया है, वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये नहीं करना है। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जिस डेप्थ पे पढ़ाया जा रहा है, उसी डेप्थ पे पढ़ना है। जैसे स्ट्रक्चर में स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से जनरली प्रीवियस ईयर में नहीं आता है, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी तो आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और बाकी न्यूमेरिकल कभी आ गया तो वो कर सकते हो। उसके अलावा उसकी अंडरस्टैंडिंग से आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी अच्छे से समझ सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जिस डेप्थ पे पढ़ाया जा रहा है क्लास में, उसी डेप्थ पे पढ़ना है। आपको अपना दिमाग तो लगा सकते हो, बट एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हो, कम नहीं करना है, कम नहीं करना है, उससे कम एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो, अपना कम नहीं करना assumptions नहीं बनाने हैं कि मैं उससे कम पढ़ के जाऊंगा, गेट प्रीवियस ईयर में तो इतना ही आया है, ये सब नहीं करना है। हाँ, मतलब देखो, जैसे कि अभी तुम लोग क्या है कि स्टार्ट हुए क्लासेस, ठीक है, तो जैसे कि मैं क्या करता था कि चलो अभी तो सारे सब्जेक्ट जो भी स्टार्ट हुए, मान लो कि अब जब 1-2 महीना बीतेगा चीजों को, जब पुरानी होने लगी, क्योंकि बड़ा सिलेबस भूलोगे, बार बार पढ़ना है, तो जब क्लास चल रही है, क्लास से तो मैंने क्या किया कि मैं मान लो कि घर पे गया, मैंने स्लॉट बांट रखे पहले कि मेरा ये स्टार्ट, जिस टाइम मैं फ्रेश हूँ, जिस टाइम भी फ्रेश बैठता हूँ कि अभी मेरा आज का स्टार्ट है, तो मैं हमेशा नए सब्जेक्ट पढ़ूंगा, नया सब्जेक्ट जो भी चल रहा है मेरा करंट में, जो नया, बाकी जो मेरा पुराना हो चुका है वैसे ही पढ़ लूंगा। रात में पढ़ लिया मैंने रिवीजन, ताकि शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है। शॉर्ट नोट्स बनाया, वो हेल्प करेगा तुमको ऐसे ही कि रात में, अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने अपने जो नए सब्जेक्ट चल रहे हैं उसको पढ़ लिया, रात में कोई छोटा सब्जेक्ट उठा लिया, उसको रिवाइज कर रहा हूँ, और रोज का यही शेड्यूल है कि स्लॉट में बांटना है। बाकी कंसिस्टेंसी में तुमको रोज बना के रखनी पड़ेगी, कोई वो नहीं चलेगा कि नहीं आज नहीं कल पढ़ लेते हैं, 2 दिन छोड़ के पढ़ लेते हैं, कभी कभी चलता है लेकिन हमेशा नहीं। और जैसा सर बोलते हैं, कंचन सर, कि साइक्लिक रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन की इंपॉर्टेंस तो मैं पहले ही बताया हूँ, बट रिवीजन मतलब सबसे एसेंशियल पार्ट है आपकी पूरी प्रिपरेशन का। आप रिवीजन नहीं करोगे, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने भी क्लियर हो, जब तक रैंक ना आए तब तक रिवीजन करना है। हाँ, लास्ट डे तक रिवीजन ऐसा रिवीजन करना है कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाया या नहीं बनाया, जो भी आपका कंटेंट है जिससे आप रिवाइज कर रहे हो, वो एटलीस्ट 4 से 5 बार, मिनिमम 4 से 5 बार आप उसके थ्रू मतलब गो थ्रू हुए हो। 4 साइक्लिक रिवीजन करना है। साइक्लिक रिवीजन का मतलब जैसे सॉम, स्ट्रक्चर, स्टील, ऐसे कर करके फिर सॉम स्टार्ट करना है, फिर स्ट्रक्चर, फिर स्टील।
ऐसे करके 4-5 साइकिल्स, एटलीस्ट 4-5 साइकिल्स आपकी पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा क्यों कि वो कभी नहीं होगा कि तुम्हारे पास पढ़ने के लिए चीजें नहीं होंगी, पढ़ने के लिए होंगी और कुछ रिवीजन के लिए होगा। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, और पढ़ते रह जाओगे तो पढ़ते मतलब इतनी चीजें हैं कि तुम पढ़ते रह जाओगे तो उसको 2-3 साल कोई कम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है सिलेबस का। पढ़ते इरिगेशन आप स्टार्ट करोगे तो इरिगेशन खुद में एक डिपार्टमेंट है, सब्जेक्ट नहीं, एक डिपार्टमेंट है इरिगेशन। तो इरिगेशन आपका कोई खत्म ही नहीं होगा। तो आपको जितना क्लास में जिस डेप्थ पे पढ़ाया गया एग्जैक्टली जैसे मैंने पहले बोला, बस वही डेप्थ पे पढ़ना है, और साथ में नई चीजें पढ़ते रह रहे हो, पुराना रिवीजन भी करते रहो। जैसे बीएमसी आपका कुछ टॉपिक छूटा हुआ है तो आप उसको पढ़ लो, हाँ पढ़ तो लो, बट ऐसा नहीं कि उसको पढ़ने की वजह से आप पुराना टॉपिक छोड़ दे रहे हो जो इंपॉर्टेंट है। सीमेंट इंपॉर्टेंट है, कंक्रीट इंपॉर्टेंट है, टिम्बर इंपॉर्टेंट है, बट प्लास्टिक नहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास में वो कवर भी जनरली नहीं होता है। हेलो सर, मेरा नाम गौरव है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जिस तरीके से क्लास में कोई भी टॉपिक चल रहा है, 3 घंटे की क्लास हुई, तो जब हम उसको घर पे आने के बाद रिवाइज करते हैं। इनसे पूछ रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो? सर दोनों टॉपर ही हैं। तो उस टाइम पे जो 3 घंटे की क्लास होती है ना, तो उसमें 8 घंटे लगते हैं रिवाइज करने में। जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, तो स्ट्रक्चर में अब हम तो प्राइवेट कॉलेज से हैं, स्टार्टिंग में जो और वो ऐसा कॉलेज है जिसका डिपार्टमेंट भी बंद हो गया हो, तो वो जो 6 घंटे की क्लास है तो रिवीजन करते टाइम 8 घंटे की पड़ जाती है। तो ऐसा कितने बार होता है? 8 घंटे कितने बार होते हैं, क्या लगता है? अगर मान लो कि आज नया चीज कोई तुम्हें पढ़ाया जाता है तो तुम्हें क्या लगता है कितने 8 घंटे तुमको लगेंगे? जब तक सब्जेक्ट चल रहा हो। नहीं, आज मैंने मान लो पहली बार पढ़ा सब्जेक्ट, मान लो कि मेरे को पहली बार समझने में 6 घंटे लगते हैं उस चीज को, तो पहली बार तुम्हें 6 घंटे लगते हैं, चलो ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार जाओगे समय तो ऑब्वियसली तुम्हें 4 घंटे ही लगेंगे। तो अगर तुम्हें 6 घंटे लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उस 6 घंटे को पूरा तो पहली बार वो आज नहीं, जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना तो फ्लैश दिखेगा तुम्हें, मतलब वो अगर तुम पढ़े हो, तुम्हारे आंखों सामने गया है, तो बहुत सारे ऑप्शंस जब एग्जामिनेशन दे रहे होगे तो वो 6 घंटे को वेस्ट मत मानो ऐसा कि 6 घंटा वेस्ट हो रहा है। जब दूसरी बार करने जाओगे तो 4 घंटा लगेगा, और तीसरी बार करने को 2 घंटा लगेगा, तो 5वीं बार में करने की जरूरत ना पड़े तो याद हो गया, समझ रहे हो? तो इससे नहीं रुकना है कि पहली बार में 6 घंटा लग रहा है, मतलब चीजों को टाइम है ना। कितनी क्लास 6 घंटे चलती होंगी क्लास, बिल्कुल, बाकी 16 घंटे हैं तुम्हारे पास, मतलब 6 घंटे से 10 घंटे तुम्हारे पास। सर मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, और मैं ये बताना चाहूँगा कि सौरभ सर मेरे आगे ही बैठते थे जब स्ट्रक्चर की क्लास होती थी, तो हम लोग साथ ही में थे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वाकई में ये बहुत मेहनती थे, क्योंकि जब मैं बैठता था तो मेरे आगे ये सर से पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ जाते थे, तो बहुत मेहनती थे, मैंने उस वक्त देखा भी था उनको। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि सर आपसे सवाल है, जैसे कि ईएस और गेट ये दोनों का कैसे मैनेज करें एक साथ, और इसके अलावा सर जैसे कि जो बीच बीच में सर कोई पेपर होते हैं, जैसे कि यूपीपीएससी हो रहा है, ये सभी पेपर होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो टारगेट है सर वो गेट और ईएससी है, लेकिन ये जो बीच बीच में आते हैं सर ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमें, तो इसको कैसे मैनेज करें सर? ठीक है, अभी तो थोड़ा क्या है कि अगर जैसे मेरे को पूछोगे तो मैं सबसे पहले भी और अभी भी ईएससी के लिए फोकस था, ठीक है, क्योंकि ईएससी और फिर मैंने मतलब 1-2 एग्जाम दिए, ऐसा नहीं कि नहीं दिए मैंने, लेकिन जो देख के पता चला कि सब इसका सबसेट ही है, इस एग्जाम का सब सबसेट ट्रू है सर। तो मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज हो रहा है, मुझे लगता है कि मैंने सबसे पहली बार केवल एक एग्जाम पे फोकस किया, ईएससी पे, ईएससी के प्री पे, ईएससी के मेंस और इंटरव्यू पे। उसके बाद मेरे लिए कोई भी एग्जाम कुछ नया नहीं था, मतलब अगर आप स्टेट के लिए लगे हो तो कुछ जीएस पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा में, जीएस को आपको फोकस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ईएफ कवर कर लेते हो तो ये गारंटी है कि टेक्निकल आपको कहीं से भी कुछ भी नया नहीं होगा, जो भी सिलेबस होगा इसके अंदर होगा। जीएस जो आप यूपी की बात कर रहे हो, जीसी की बात कर रहे हो, तो वो जीएस एक्स्ट्रा में जाता है, वो आपको खुद करना होगा। बाकी मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ कि ये सिलेबस के उससे कम ही है, बहुत कम है। तो सर प्रीवियस सर कौन सा लगा है, मतलब गेट का लगा है? अभी जैसे सर अभी तो तुम्हें नोट्स पूरे नोट्स पे फोकस करना है तुमको, क्योंकि अभी तुम्हारा स्टार्टिंग फेज है, समझ रहे हो? अभी 4-5 महीना कोर्स बीतेगा, कई सब्जेक्ट तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। अभी जैसे क्या हुआ, क्लास चला, सर ने बताया कि ये क्वेश्चन लगा लो, यहाँ से लगा लो, जो भी बुकलेट दिया ना तुम्हें, बुकलेट मिला है ना, तो पढ़ते जाए और क्वेश्चन लगाते जाए। उसमें भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं कि उसमें प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन उठा के डाला गया है। प्रीवियस ईयर बस एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड देखना है, ट्रेंड क्या चल रहा है इनका, समझ रहे हो? ट्रेंड, क्योंकि वो पेपर वैसे हिसाब से पूछेंगे ना, क्या ट्रेंडिंग, कुछ चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ चीजों पर कम करते हैं। थैंक यू। एक्जेक्टली, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जब मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि प्रीवियस ईयर बुकलेट से क्वेश्चंस लगाने हैं। जो आपके ओरिजिनल बुकलेट मिली है उसमें मोस्टली प्रीवियस ईयर के अच्छे हुए क्वेश्चंस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, एग्जांपल्स के फॉर्म में या फिर ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में, तो वो लगा लो, वो मोर देन सफिशिएंट है। और ट्रेंड के लिए जैसा सर ने बोला, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो।
टारगेट स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा कि एक एग्जाम रखो, ज्यादा अच्छा है कि तुरंत मतलब एक तैयारी के बाद ही टारगेट बढ़ाओ अपने, मतलब दूसरे एग्जाम के, कि एक तैयारी मैंने कर ली कि मेरा अब ये पूरा हो गया, उसके बाद मैं किसी और, क्योंकि एग्जाम्स होते रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा तुम्हारे लाइफ में कि एग्जाम्स की कमी हो गई सर। लेकिन सर ड्यूरिंग प्रिपरेशन सर कभी कभी सर क्या सर ओवर बर्डन हो जाता है सर, हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। देखो अगर मान लो कि तुम्हारी तैयारी कितनी है तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता होगी, हमेशा पता होगी, तो मान लो कोई भी एग्जाम आता है तो ऐसे अगर तुम तैयार हो अगर उस चीज के लिए, तो ऑब्वियसली तुम्हारा होगा ही होगा, नहीं हो तो नहीं होगा, ये भी है। तो उस चीज को ऐसे रखना है कि अभी परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरी तैयारी पूरी नहीं है ना, जिस दिन पूरी होगी उस दिन ऐसा होगा कि वो फिर वो आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जा सकता, समझ रहे हो? तो इससे नहीं डरना है, वो अभी पूरा एक प्रोसेस है तो उसको पहले फॉलो करना है। या जिस कम टाइम में रिजल्ट नहीं आता है, मैं 2019 से लगा हुआ हूँ, 1 साल कोविड में चला गया, फिर भी वेट कर रहा है ना, तो लगे रहना है, क्योंकि मतलब बड़ा सिलेबस है, बस कहना यही है कि बड़ा सिलेबस है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। सबसे पहले आप लोग दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन मतलब टाइम मैनेजमेंट से है कि जैसे एक साथ सारी चीज़ें करने, जैसे क्लासेस करने, शॉर्ट नोट्स बनाने, रिवीजन करना, बुकलोड का क्वेश्चन करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना, टेस्ट सीरीज करना, और इतने सारे चीज़ों को मतलब 1 साल तक कॉन्सिस्टेंट रखना, तो ये सब आप लोगों ने कैसे मैनेज किया, एक बार आप लोग अच्छे से बताएं। तो सारी चीज़ों को एक साथ तो नहीं करना नहीं है, कर सब सकते। अलग अलग फेज ऑफ प्रिपरेशन पे करनी है। जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको 2-3 चीज़ें करनी है, लेक्चर नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और बुकलेट मतलब बुकलेट जो मिली आपको कोचिंग से उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। अब अभी आप प्रीवियस ईयर स्किप कर सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने बोला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बुकलेट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आप ऐसे मत डरो कि प्रीवियस ईयर लगाना है, बुकलेट लगाना है। टेस्ट सीरीज तो अभी लगानी नहीं है इनिशियल फेजेस पे, टेस्ट सीरीज कब लगानी है, लास्ट के 2-3 मंथ्स में लगानी है। टेस्ट सीरीज अगर आप टच करना चाहते हो तो सिर्फ टॉपिक वाइज टेस्ट अभी दे सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन वो भी है कि वो भी आप लास्ट में करो, टेस्ट तो लास्ट के रिवीजन, टेस्ट सीरीज एक रिवीजन टूल हो जाएगा आपके लिए। तो सारी चीजें एक अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए क्लास के नोट्स और शॉर्ट नोट्स और जो बुकलेट क्वेश्चन, जैसे अभी स्टार्टिंग फेज है, अब जैसे 4-5 महीना बीत गया, अब मैंने काफी सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, तो अब मान लो कि कई सब्जेक्ट में तैयार हो गए, तो अब मैं क्वेश्चन देख सकता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन तुम देखे होगे, बुकलेट लगाए रहोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम देख चुके हो, कुछ ही तुमको नहीं मिलने वाले हैं। तो वो बता ना कि ट्रेंड के लिए बस वो जैसे 4-5 महीने कई सब्जेक्ट्स हो गए, फिर क्या पूछा जा रहा है, लास्ट के 10-15 साल के क्वेश्चन देख लो, किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, तो वो लास्ट की चीजें चल रही है 4-5 महीने बाद की। तो अभी तुम्हारे जैसे मेन फोकस किस पर होना चाहिए, नोट्स क्लास के जो पढ़ रहे हो उसको समझना है, और बाकी जो तुम्हें समझ में एक बार पढ़ लिया पूरा अच्छे से, फिर दूसरी बार पढ़ने जाओ तो थोड़ा कुछ लिखा अपना शॉर्ट नोट जो तुम्हें लगा कि इंपॉर्टेंट है, बुकलेट क्वेश्चन करोगे ना तो समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि वो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से है। शॉर्ट नोट्स में कोई बोलते हैं कि मतलब थोड़ा डिटेल्ड होना चाहिए, कोई बोलता है कि मेनली फार्मूला होना चाहिए, लेकिन मतलब एक्चुअली शॉर्ट नोट्स में कैसे बनाया जाए तो सबसे बेस्ट होगा, मोस्ट एफिशिएंट। अच्छा, मतलब शॉर्ट नोट्स मतलब मेरे हिसाब से देखो ऐसा होना चाहिए कि मान लो कि बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई, ठीक है, वो तो मान लो कि कोई क्वेश्चन कराया गया, कुछ भी कराया तो वो तो मैं प्रैक्टिस से कर सीख लूंगा, लेकिन मान लो कि मेरे को 4 महीने बाद ही मेरे को फिर से वो सब्जेक्ट पढ़ना रहा है, अगर मैं उसको उठाऊं फिर से पढ़ना स्टार्ट करूं तो ऐसा ना हो कि कोई चीजें मिस हो रही है। मतलब मैंने लिंक किया पहले हर चीजों को, जो मैंने एक बार पहले क्लास में पढ़ा उसको लिंक किया, हर चीजों को लिंक करना बहुत जरूरी है, पूरा चीजों को लिंक किया, उसी हिसाब से एक बार पढ़ने के बाद ही, पहली बार शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना होता है, पहले मैंने सब्जेक्ट को पूरा समझा, क्वेश्चन लगाया, उसके बाद जब दूसरी बार पढ़ रहा हूँ तो शॉर्ट नोट्स तब अच्छा रहेगा। जब क्वेश्चन लगा लोगे, आप देख लोगे कैसा पूछा जाता है क्वेश्चन, किस पे फोकस रखना है, तो दूसरी तीसरी बार जब पढ़ रहोगे तब शॉर्ट नोट्स को ध्यान जाना है कि मैं चलो थोड़ा बनाता हूँ। कुछ सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, सब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं। को लेकर थोड़ी अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती है, हाँ। बट इन द एंड ये है कि शॉर्ट नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि सिर्फ उसी नोट्स को देख के आप रिवीजन पूरा सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कौन सी चीजें आप स्किप कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, जो बहुत ऑब्वियस फैक्ट्स है वो स्किप कर सकते हो, बट शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए कि सिर्फ उसको देख के रिवीजन कर लो। अगर नहीं बनाए हो जिन सब्जेक्ट्स के, उनके लिए आप नोट्स रिफर कर लो। जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स के शॉर्ट नोट्स में नहीं बना सकता, इन्वायरमेंट की मुश्किल है काफी बनाना। बिल्डिंग मटेरियल तुम मुझे कोचिंग प्रोवाइड कर देगी, सफिशिएंट है, कुछ नहीं देखना उसमें, ऐसा कुछ भी, बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड कर देंगे लोग, प्लस डॉक्यूमेंट मतलब पीडीएफ तुमको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसे स्किप, जिसे बोलो ना कि स्किप क्या करना है तुमको, स्किप का पता कैसे चलेगा, बुकलेट क्वेश्चन करोगे ना तो प्रीवियस ईयर के ही है, तो जिस पर नहीं फोकस है तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें पढ़नी, उसको जो नहीं पूछा जा रहा अभी नहीं आएगा, मतलब सिंपल। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार सर, माय नेम इज जीवंत कुमार। सर मेरा डाउट है कि जो गेट में 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना, सोम स्ट्रक्चर एनालिसिस स्ट्रक्चर डिजाइन से, तो उसमें ईएससी का जो मेंस का जो प्रीवियस ईयर उसमें उससे कितना फायदा होगा, ये मेरा पूछना है। दोनों में दोनों लिंक्ड है, दोनों फायदा होगा। तुम गेट का 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स जो भी करते हो उसका भी फायदा मेंस में मिलेगा, मतलब दोनों लिंक्ड है, क्योंकि
जैसे गेट के 2 नंबर के क्वेश्चन है तो तुमको आंसर तक पहुंचना है पूरा। मेंस थोड़ा डेप्थ हो गया ना, मेंस थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट जैसे मुझे लगता है कि जैसे मैंने क्या हुआ कि मैंने पहले ईएससी के पे फोकस किया, गेट में इस साल दिया कि दे देते हैं कि ये अच्छा एग्जाम दे देते हैं तो आ गई रैंक, ऐसा मतलब बहुत सीरियस नहीं था। लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर पूरा लगाया तो जिसे मेंस के देने के बाद मैंने प्रीवियस ईयर लगाया गेट के, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं लगाता इसको पहले भी गेट के तो मेरे को मेंस में फायदा मिलता। अच्छा, क्योंकि वो कई क्वेश्चन अच्छे होते हैं। अब पुराने जैसे मैंने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन लगाए, 2 नंबर हो 5 नंबर हो, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत था तो मैं आराम से पूरी सारी चीज की, तो वो मुझे लगा कि अगर मैं लगाता तो मेंस में मेरे को फायदा मिलता। उसका प्रॉफिट है ना बिल्कुल, हर जगह जो डेप्थ में पूछी जा रही है मेंस में डेप्थ में ही आंसर आते हैं, क्वेश्चन होते हैं। इस बार सर गेट में जो क्वेश्चन पूछा था मतलब 2-3 सब्जेक्ट को कंबाइन करके बहुत सारे क्वेश्चन थे इस बार। हाँ, कौन सा सेशन था तुम्हारा? जैसे नहीं, मेरा सिविल था, मतलब सेकंड सेशन। हाँ, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि हर थोड़ा पेपर लोग बोल रहे थे दो सब्जेक्ट को मिला के एक क्वेश्चन बनाया था। उस तरह से प्रीवियस ईयर तो है ही नहीं। ठीक है, सारे क्वेश्चन थे क्या ऐसे? नहीं, मतलब 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिनिमम होंगे। 20 मार्क्स के होंगे। हाँ, चलो। हाँ, मतलब मैं बोलूंगा कि मेरे को फर्स्ट सेशन में ऐसा नहीं था, सेकंड सेशन में ऐसा ही क्वेश्चन था बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे। फर्स्ट सेशन इजी था। हाँ, मतलब इजी नहीं था, मतलब सिमिलर टाइप क्वेश्चन थे, तो मतलब मेरे को वहाँ मेंस का फायदा मिला, ये बोल सकते हो। और एक और डाउट है सर, ये गेट का जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और ईएससी का शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए? बहुत लिमिटेड है। गेट से कि तुम जो फिर 1 नंबर के क्वेश्चन जाओगे तो देखोगे तो वो भी मतलब बहुत डीप में नहीं पूछेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होगा तो बहुत डीप में नहीं पूछेंगे जितना ईएससी पूछता है अपने प्री में। तब गेट में तुम बहुत शॉर्ट में बना सकते हो। मेरा गेट तुम अगर प्रीवियस ईयर देखो तो बहुत लिमिटेड फॉर्मूला, स्टील का क्वेश्चन है तो एक ही फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका है तो एक ही, मतलब हर चैप्टर में 2-4 फॉर्मूले हैं, उससे ज्यादा से नहीं पूछते वो। तो सर शॉर्ट नोट्स डिफरेंट रखना है या सेम रखना? अगर तुम ईएससी के लिए जा रहे हो तो ईएससी का रखो, गेट कवर हो जाएगा। कहने का मतलब बस ये है। अच्छा, तुमको अपना डिसाइड करना पड़ेगा मुझे किस तरफ जाना है, गेट जाना है कि ईएससी जाना है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। समझ रहे हो, ये एक एग्जाम डिसाइड करना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू। मैं भी हो सकता है कि मैं कोई स्टेट का एग्जाम में मैं नाम निकाल पाऊँ, ये भी हो सकता है। जब सब्जेक्ट शुरू करते हैं ना तो काफी इंटरेस्ट के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जब एंड तक आते आते वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ऐसा होता है क्या? देखो, हाँ, इससे तो एक बात और याद आई जो मुझे डिस्कस करना था। जो सब्जेक्ट्स आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, बहुत स्टार्टिंग में इनिशियल में, जैसे हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ था, उसको तो बहुत डिटेल में पढ़ लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास होगा। जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ सको, बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। अभी स्टार्ट है ना, अभी तो लगे रहो। जैसे ये समझ लो कि ईएससी में बहुत से ऐसे 15-20 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे जिनका आंसर आपको नहीं पता होगा, बट आप सही कर दोगे क्योंकि आप कुछ इधर उधर की चीजें पढ़े रहोगे, 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे और कुछ गेसवर्क करके सही कर लोगे। तो यही है कि अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगता है थ्योरेटिकल तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर इन डेप्थ भी नहीं, इधर उधर की नॉलेज है उन टॉपिक्स में, तो आप एलिमिनेट करके काफी कुछ सही कर सकते हो। और इंटरेस्ट रिजल्ट का सोच के बनाना है। यहाँ पे जब कुछ अच्छा लगेगा, पक्का अच्छा होगा तो अच्छा लगेगा। MSQ, ओके। MSQ मुश्किल होता है। मेरे 2 क्वेश्चंस गलत थे गेट में, दोनों MSQ ही थे। MSQ यार मतलब डिटेल अगर आप पढ़े हो तो मुझे नहीं लगता है गलत होगा कुछ भी। हाँ, कौन सा सेशन था? सुबह वाला था वो रोटेशन ब्लॉक वाला। ओके, क्लासेस शुरू से फॉलो कर रहे मैकेनिक्स में अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, जैसे आप बोल रहे हो ब्लॉक वाला क्वेश्चन, तो वो इजी क्वेश्चन था, वो होना चाहिए था। लेकिन उसमें अगर MSQ में थ्योरेटिकल आता है तब फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तब डिफिकल्टी बढ़ जाती है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप वैसे ही अटेम्प्ट करो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो पहले, पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है वो देखो, दूसरा ऑप्शन, हर ऑप्शन को देखते जाओ और पहले से नहीं डिसाइड करना है ACD करना है, हर ऑप्शन को देखना है, फिर एलिमिनेट करना है ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है MSQ में, तो उसके लिए वही आपको स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी बोला कि गेट और ESC की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड चलती है। आप थ्योरी को हटा के गेट की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, उससे सिर्फ आपके 50-60 मार्क्स भर के क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो थ्योरी की इन डेप्थ नॉलेज रहेगी तभी बोथ थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोनों क्रैक होंगे। और वो तो थ्योरी अच्छे से पढ़ो, वो कवर हो जाएगा ESC में। ESC की थ्योरी बहुत मतलब पढ़नी पड़ती है आपको, क्योंकि क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में से 100-110 क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं आते हैं। आज इस साल भी, हर एक साल कभी 1 आध साल ऐसा नहीं रहता ट्रेंड, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो वो थ्योरी कवर हो जाता है वहां से गेट के लिए भी।
एम्पिरिकल फॉर्मूला रहता है जैसे 10.8, उस एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, 10.8 था, 10.6 था। तो इसलिए मैं एक चीज बोलूंगा कि लिख के करना है, हर एक चीज को लिख के याद करना है। जब आप लिखोगे ना तो वो प्रैक्टिस अपने हाथ को पता होता है। जब कई बार लिख लोगे 2-4 बार, क्या होता है कि हम पढ़ के याद कर रहे होते हैं, तो वो 10.1 और 1.08 होने में फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब एग्जाम में जाओगे तो। लेकिन जब आप लिखे रहोगे ना तो फील होगी आपके हाथों को कि गलत लिख रहा हूँ कि सही लिख रहा हूँ। ये जो इरिगेशन वाले फॉर्मूले आप बोल रहे हो, ये मुझे भी याद नहीं होते थे। इसके लिए मैंने क्या किया था, जिस दिन इरिगेशन का ये टॉपिक पढ़ाया गया था उसके 2-3 दिन बाद ये जो फॉर्मूले हैं 5-6 ये आई गेस, उन 5-6 फॉर्मूले को 10 बार लिखा था, मतलब टोटल 50 बार। उसके बाद फिर छोड़ दिया था। उसके बाद 1 महीने बाद वापस आया, फिर 2-3 बार लिखा, फिर फॉर्मूले याद जाते हैं। फिर याद हो जाता है क्या गलती तो लिखते रहो, हाथ ही तो दुखेगा, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, याद जाएगा। थैंक यू सर। हाँ ओके, जैसे कि क्या डिस्ट्रैक्ट करती तुमको, क्या लगता है क्या डिस्ट्रैक्ट करती बताओ। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, सोशल मीडिया टाइप जैसे। तो मैं तो देखो अकाउंट अपना डिलीट कर चुका था 2 साल के लिए। हाँ, और बाकी अगर देखो रिफ्रेश होने की बात है कि माइंड को रिफ्रेश कैसे करना है, तो मैं एक्सरसाइज बोलूंगा बेस्ट है कि कभी यहाँ संजय वन है, यहाँ पास में अगर रहते हो तो यहाँ पे संजय वन है, बगल में खूब बड़ा सा जंगल है। हाँ, रिफ्रेशमेंट है। सबसे बड़ा मोबाइल है, सबसे बड़ा मोबाइल और सबसे बड़ा सोशल मीडिया। डिलीट करके देखो क्या, हाँ मैं वहां से भी वो भी है, तो वहां से वो भी बंद हो जाएगा। बता रहा हूँ कि वो वहां से सोशल मीडिया से हटो, सब डिस्कशन खत्म हो जाएगा तुम्हारा, कोई नहीं होगा परेशान करने वाला। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मैं बुकलेट से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो सर मुझे उसमें कितना टाइम देना चाहिए या डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लेना चाहिए? अगर पहले तो खुद से आपको अटेम्प्ट करना है वाला क्वेश्चन, अगर 1-2 बार अटेम्प्ट करो, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है। एक बार में नहीं हो रहा है, दूसरी बार में नहीं हो रहा है, तो फिर अब ऐसा दिल पे तो नहीं ले सकते क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा है, फिर आप सॉल्यूशन देख लो। 1 बार 2 बार ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देख लो, फिर नोट डाउन कर सकते हो या फिर कुछ हाईलाइट कर सकते हो, बुक जैसा मैंने बोला स्टार मार्क बना सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। बट ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है कि 1 घंटे क्वेश्चन पे ही लगा दे रहे हैं। आप 1-2 बार करो, नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन देखो। ओके। और सर कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन देखते हैं, आगे कुछ समझ में नहीं आता आगे क्या करना है। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा ब्लैंक आउट ही हो जाता है, मतलब क्वेश्चन देख के। इसके लिए जब आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाए रखोगे उसके बाद आपको एक अप्रोच मिल जाए। देखो सिविल इंजीनियरिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं गेट के लिए बहुत ही वास्ट कंटेंट है, बट क्वेश्चंस का जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड है। कोई बहुत नए तरह के क्वेश्चंस नहीं है, कुछ नए तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपने अभी देखे नहीं है, बट एक बार देख जाओगे तो वो तुरंत कर लोगे। तो वो आप उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहे हो जो बिल्कुल नए तरह के आपने क्लास में नहीं किए होंगे, तो आप 1-2 बार देख लोगे, डेफिनेटली उस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे। और जो आपकी बुकलेट है उसमें सारे तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो बस उतना ही कर लो, कोई नया क्वेश्चन नहीं दिखेगा एग्जाम में। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक से चलना है, कुछ ये नहीं कि स्किप कर दिया ये चीज को। आराम से क्लासेस चल रही है तो क्लासेस करो अभी। सर आप लोगों ने प्रिपरेशन के दौरान मतलब कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस को फेस किया और कैसे मैनेज किया सर? कोई भी नहीं हम लोग को तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है सर। जो डिस्ट्रैक्शन के लिए मैं बताता हूँ, मैं क्या किया था कि जब मैं यहाँ आया था कटवरिया सराय में, मैंने अपना नंबर बदल लिया था और फ़ोन बंद रखा था 1 साल। फ़ोन पे बाकी सब चीज़ें तो वैसे चल रही थी, व्हाट्सएप वगैरह, बट फ़ोन में जनरली रिसीव नहीं करता था। दोस्तों का भी बुरा लगता था, बट ऐसा होता था कि मेरी वीकनेस है कि दोस्तों का रिसीव करूँगा, फिर 2-2 घंटे बात करने लगूंगा, फिर वहाँ उनके साथ निकल जाऊँगा पार्टी करने। बहुत से दोस्त मेरे दिल्ली गुड़गांव में है, तो फिर यही है, आपको खुद से फ़ोन वगैरह बंद कर लो। मतलब दिन में ऐसा करो कि एयरप्लेन मतलब बंद कर दो, रात में फिर जिस टाइम फ्री रहो कि सबको फोन कर लिया मैंने, एक बात समझ रहे हो कि जिससे बात करनी हो पता चल ही जाता। अब दिन भर लगे रहोगे तो फिर तो नहीं होना, लेकिन मोबाइल को दूर रखो। इतने घंटे मेरी पढ़ाई होगी, जैसे मेरा था कि टारगेट बना के रखा, इतने घंटे मेरे को पढ़ने हैं, उसके बाद मैं क्या करता हूँ फर्क नहीं पड़ता। तो वो फोन को फ्लाइट मोड पे डाल सकते हो, वाईफाई से नेट चला सकते हो। प्रिपरेशन के लिए ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप स्टडी बेनिफिशियल रहेगा? प्रिपरेशन के लिए मतलब क्लास के बाद ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप स्टडी करके मतलब फायदा होगा या? हाँ, बहुत। देखो ग्रुप स्टडी का मतलब ये नहीं कि सब लोग साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रुप स्टडी का मतलब ये कि सब लोग साथ में डिस्कशन कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो आप जब एक बार क्वेश्चन फंस गया तो वो डिस्कशन करना है, तो साथ में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, साथ में बैठ के डिस्कशंस करना है, एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करने हैं। और कभी कभी साथ में बैठ के आप रिवीजन भी कर सकते हो, क्योंकि जब कुछ टॉपिक्स होते हैं जब आप दोस्तों से डिस्कस किए रहते हो तो आपके दिमाग में वो रहता है बैकग्राउंड में, तो आपको याद रहती है, ज़्यादा याद रहती है ग्रुप स्टडी से। तो हाँ, ग्रुप स्टडी का फायदा है, बट पूरे दिन ग्रुप में नहीं रहना है।
शाम को आप कर सकते हो या फिर वीक में एक दिन ऐसा कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। सर आपका स्टडी शेड्यूल क्या था ड्यूरिंग क्लासेस और आफ्टर क्लासेस जब कोचिंग खत्म हो गई उसके बाद? देखो कोचिंग की क्लासेस में करता था जितने भी आवर्स की हो, 6 आवर्स या 8 आवर्स जो भी। उसके बाद मैं रूम जाता था, फिर जो क्लास में पढ़ाया गया है सबसे पहला काम मैं वो करता था, उसको रिवाइज करता था। उसको रिवाइज करने के बाद मैं प्रीवियस ईयर अपनी बुकलेट को उठाता था मास्टर्स की, उसमें से क्वेश्चंस लगाता था जो 2-3 दिन पहले पढ़ाए गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके ही क्वेश्चंस लगा पाऊंगा। उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था 3 दिन पहले का काम का। तो मेरा बस ये 4 काम होता था। क्लास से जाता था, रिवाइज करता था, बुकलेट के क्वेश्चंस लगाता था, शॉर्ट नोट्स बनाता था। शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको एक लेक्चर को समराइज करने में। रोज आपको 15 से 20 मिनट लेने हैं बस। थैंक यू सर। सर को देख करके मोटिवेशन सबका हाई हो रखा है इस टाइम पे। बस सर ये बोलना चाहता हूँ कि आईएएस मास्टर में दाखिला लेकर के ये तो पता चल गया कि ये आईएएस और गेट कोई खलीफा नहीं है, निकल जाएगा। और नहीं है खलीफा। हाँ खलीफा। तो सर सर के लिए शायरी मार रही है, वो बाद में मार दूंगा। लेकिन सर एक चीज ये बता दीजिए कि पास आउट होने के बाद कितना टाइम लगा आपको, मतलब ये निकालने में एग्जाम? पास आउट होने के बाद तो मैंने 6 महीने प्लान किया था, लेकिन मेरे को करना क्या है, मैंने ये सॉर्ट आउट किया कि मेरे को, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं आईटी कानपुर से हूँ, तो वहाँ पे लड़के नॉन कोर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी का किसी में इंटरेस्ट है। तो मैंने पहले मतलब मैं कहाँ अच्छा कर सकता हूँ, मैंने पहले ये तो किया मैंने कि मैं कहाँ जा सकता हूँ जो वहाँ पे अच्छा कर सकूँ। तो मेरे दिमाग में ईएस आया, फिर ईएससी के थ्रू मैं मतलब किया। तो 2019 से मैंने स्टार्ट किया, पूरा मान के चलो कि 0 से ही मैंने स्टार्ट किया 2019 में। 0 से, क्योंकि ईयर्स मैटर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। आप पास आउट के कितने साल बाद कोई क्या मतलब कर रहे हो, नहीं है। जो आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो वो एक इन्वेस्टमेंट है। हाँ, आप उस साल कितना करते एग्जाम हो, क्लियर नहीं कैसे? भी किया हो तो आपने इन्वेस्ट किया है अपनी नॉलेज में, नॉलेज आपकी बढ़ी है, तो फिर ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता 2 साल 3 साल 4 साल, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। सर यहाँ पे बच्चों को देखता हूँ सर, बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत हंसते खेलते भी रहते हैं। मैं 4th ईयर में हूँ सर। तो सर अभी इन लोगों को देखकर बहुत लोग ऐसे हैं जो एकदम सीरियस हो जाते हैं सर, एकदम मतलब उनके पास बैठ जाओ तो गुस्सा हो जाएंगे सर, ऐसे ही बच्चे। लेकिन सर ये थोड़ा लेट गो के मतलब उससे भी निकल सकता है सर, मतलब हंसते खेलते निकल सकता है सर। अगर निकल सकता है तो सर इन लोगों को समझाइए सर। कंपटीशन निकल सकता है, हंसते खेलते, ये बोल रहा हूँ। निकल सकता है अगर हम लोग डेनमार्क, स्वीडन ऐसी कंट्रीज में पैदा हुए होते हैं। ये इंडिया है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो बहुत कंपटीशन है, बहुत। सर ये बता दीजिए कैलकुलेशन को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया? हाँ ठीक है, कैलकुलेशन जैसे ऐसा करना है कि जब भी मान लो कि रोज 2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कैलकुलेशन जो प्रैक्टिस करनी है, तो पूरे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस क्वेश्चन वाला इसमें कैलकुलेशन है, आंसर सही है गलत नहीं पता मुझे, लेकिन जिस क्वेश्चन वाला कैलकुलेशन है 2 ऐसे उठाना है रोज, उसको कैलकुलेट करना है हाथों से, अपने हाथों से, ताकि प्रीवियस से हेल्प मिलेगा ना, कुछ क्वेश्चन तो अच्छे होंगे। कैलकुलेशन के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ईएससी की देखो आपको मैनुअल कैलकुलेशन ही करनी है मोस्ट ऑफ द टाइम। जब तक लेंथी क्वेश्चन ना मिले तब तक मैनुअल कैलकुलेशन करने की कोशिश करना, इवन गेट का क्वेश्चन हो या ईएससी का क्वेश्चन हो। ईएससी क्वेश्चंस में हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता है, तो कोई इस टाइप की कैलकुलेशन है। आपके ईएससी में ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो सबसे पहले क्या करना है, सारे नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हटा देना है। इधर से हटाते जाओ। 62.8 क्या ही होता है, 63 होता है, ये क्या होता है 60 बन जाता है। इधर से 3 हटा दो, 0.024। तो क्या मतलब मुद्दा ये है कि 0 को सारे हटा दो। कोई जब तक ऑप्शंस में 10 टू द पावर करके चीजें ना हो, उस क्वेश्चन में जीरोस को इग्नोर मार दो। सिर्फ पहले डिजिट को देखो और इसके पहले डिजिट को देखो और डिवाइड करके देखो ऑप्शंस कितना क्लोज आता है। इससे आपकी कैलकुलेशन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम आपके आंसर सही आएंगे। और देख लेना, जैसे ऑप्शन देख लेना अगर क्लोज मान लो बहुत क्लोज है तो एग्जैक्ट करना है, नहीं है तो मैं सिर्फ पहला डिजिट और दूसरा डिजिट और नीचे का पहला डिजिट। अगर कुछ ऐसे ना YouTube पे जाओगे तो ट्रिक्स हैं, कुछ YouTube पे जाओगे तो ट्रिक्स हैं सर, बहुत बड़ी ट्रिक्स नहीं है। बायनोमियल एक्चुअल में बायनोमियल जो पढ़ के आते हैं लेटर्स में, उसको देखना, बहुत ज्यादा चीजें नहीं, कुछ 2-3 वैल्यू याद रखनी है, ज्यादा चीजें नहीं है। कुछ लॉग की स्क्वायर रूट आप इंटरपोलेशन से निकाल लिया करो, थोड़ा सा जो इंटरपोलेशन आंसर होगा उसको हायर साइड पे राउंड ऑफ कर देना। जैसे कि सौरभ सर ने एक तो सिविल इंजीनियरिंग में की थी और एक एनवायरमेंटल साइंस। तो सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ते पढ़ते एनवायरमेंट को किस तरीके से उन्होंने साथ साथ चलाया था, वो कैसे?
इन्वायरमेंट का मैं बता देता हूँ। देखो पहले तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है, मेनली रिसर्च एस्पेक्ट्स है। इन्वायरमेंट बहुत ही काफी है, हाँ काफी रिसर्च ऑप्शंस है, इवन आप फॉरेन में जा सकते हो, ये सब चीजें हैं। और इन्वायरमेंट बहुत ही एक ग्रोइंग टॉपिक है और हर इंजीनियर की ऑलमोस्ट रिस्पांसिबिलिटी होनी भी चाहिए इन्वायरमेंट की। इस समय ऐसा स्टार्टअप भी चल रहा है, स्टार्टअप चल रहा है, इन्वायरमेंट करना है, स्टार्टअप खोल रहे हैं कॉलेज में रिसर्च करने के बाद, मतलब ये भी एक ऑप्शन है इस समय, काफी अच्छा है। मतलब इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन के लिए क्या है कि दो क्या क्या आता है, एक तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आती है जो हम लोग पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स आता है, हाइड्रोलॉजी आता है, ये तीन तो आप सिविल इंजीनियरिंग में ही पढ़ लेते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप जीएस में पढ़े हुए रहोगे इन्वायरमेंट, उससे भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे उनको डायनामिक पार्ट बोलते हैं, जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सब चीज़ें आएंगे। उसके अलावा कुछ बेसिक साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें। तो इन्वायरमेंट में ये है कि अगर आपने 12th क्लास अच्छे से पढ़ी है, साइंस वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप क्रैक कर लोगे। अगर नहीं अच्छे से पढ़ी है तो थोड़ा सा आप हार्डली 15-20 दिन लगेगा, 15-20 दिन में आप बेसिक्स अपने क्लियर कर लो। इन्वायरमेंट का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। Hello sir, good afternoon. My name is Komal Sehria here. तो सर my question is, first one is कि अपन जब studies करते हैं तो आप कंटिन्यू स्टडी करते थे 6 to 7 आवर्स या फिर उसको डिवाइड कर देते थे 2 to 3 आवर्स? जैसे कि मेरा स्लॉट 3 घंटा मैक्सिमम है, मतलब एक बार में 3 घंटे, फिर मैं 1 घंटा रिलैक्स करूंगा। ओके, मतलब और तब तक रिलैक्स करूंगा जब तक फिर मेरा 3 घंटे बैठने का मन ना करे। सो इन अ होल डे हाउ मनी आवर्स यू स्टडीड? नॉर्मल अगर क्लास के साथ है तो 6 आवर्स सफिशिएंट है, अगर मतलब आपके हॉल जैसे छुट्टी का दिन है तो मैक्सिमाइज कर सकते हो, जितना कर लो। 8 सफिशिएंट है, किसी भी दिन के लिए 8 तो मैक्सिमम सफिशिएंट है, रोज पढ़ रहे हो अगर आप। सो अगर स्टार्टिंग में से ही 8 लेके चलना है, स्टार्टिंग से ही अगर आप मेन तो ये है कि आप पढ़ो, 4 घंटे ही पढ़ो, वेस्ट मत जाने तो किसी दिन, मतलब कभी कम पढ़ने का मन है तो कम पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। यार सोने का मन है सो लो, मूवी देखने का मन मूवी देख लो, लेकिन 4 घंटे 5 घंटे मेंटेन करके चलने हो मेरे को। या और सर द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम बोथ ऑफ यू दैट कि सर अब जब हम कोई फैकल्टी हमको न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करवाती है तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इनका थ्योरी पोर्शन अच्छा होता है, कुछ का न्यूमेरिकल्स अच्छा होता है। तो मेरे केस में मेरा थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छा है, तो मुझे वापस रिवीजन की उसको इतनी जरूरत नहीं पड़ती है कंपेयर करें तो न्यूमेरिकल से, तो मैथ्स थोड़ा वीक है। तो क्या करता है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट न्यूमेरिकल पोर्शन में अच्छे हैं और जो पढ़े भी हुए हैं पहले से, तो मुझे आइडिया नहीं है, तो जब हम कुछ सॉल्व करने बैठते हैं तो उनका आंसर आ चुका होता है पीछे से। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लेट हो बस क्योंकि आपने कम प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस करो, जो क्लास में क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराया भी जा रहा है उसको आप एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार, देखोगे कि आप एक बार आएगा, क्योंकि इसमें कुछ बहुत नया नहीं पूछा जाएगा आपसे, डिजाइनिंग की चीज है ना। अगर आप मेंस के लिए आगे जाते हो या फिर गेट के लिए भी जाते हो तो गेट में तो चलो थोड़ा कुछ क्वेश्चन ही टफ आते हैं, बाकी तो जो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होंगे। तो कहने की चीजें हैं कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्रैक्टिस से आप उसको जा सकते हो आगे। और क्वेश्चंस का टाइप बहुत ज्यादा फिक्स्ड है, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है, इवन हम लोग समराइज कर सकते हैं 500-600 टाइप के ही क्वेश्चंस है, चल रहा है। और सर जो फर्स्ट हमारा मैथ स्टार्ट हुआ था तो उसमें कुछ पोर्शन था जैसे प्रोबेबिलिटी हुआ, इंटीग्रेशन वगैरह, जो छूट गया क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम बर्डन आ गया, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं 2 साल बाद, मतलब अपन वापस फ्लो में आ रहे हैं स्टडीज के, तो उसको कब जाके अपन कर सकते हैं कंप्लीट? अभी अगर मान लो कोई चीज मिस कर गए हो आप, तो अभी एक अपने पास बहुत अच्छी सुविधा है, ये कोविड के चक्कर में ऑनलाइन चीजें बहुत सारी पढ़ा कर रखी है यूट्यूब पे। तो मान लो कुछ टॉपिक्स आपने छोड़ दिए या फिर यहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं फिर से है तो आप वहां से पढ़ सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि मान लो कि कभी रात में बैठे तो एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, खाना खाने के बाद अगर चाहो तो कुछ नया छूटा हुआ मुझे लगता है कि 1 घंटे की क्लास में हो जाएगा, तो यूट्यूब के लिए तो उठा किसी का देख लिया, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं इस समय, और कुछ बहुत सारे देखोगे आप जब सर्च करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं उस पर, और इस समय ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो ऐसा नहीं होना कि कुछ मिस हो गया। पहले हम लोग के पास नहीं था कि फिर से क्लासेस हो गई ऐसा। ओके सर, सो लास्ट क्वेश्चन इज कि सर जो ईएससी का पेपर होता है उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी का वेटेज कितना होता है, एटलीस्ट अपन लेके चले तो? प्री में अभी मैं इस बार जैसे प्री दिया तो मैंने काउंट किया तो लगभग 110 लगभग क्वेश्चन, 150 में से लगभग 100 से 110 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, या फिर मतलब 1 लाइन वाले होंगे ऐसे टाइप। ईएससी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थ्योरेटिकली आएंगे, लाइक 150 क्वेश्चंस होते हैं तो 90 to 100 थ्योरेटिकल टाइप के होंगे। जैसे कि अभी मैथ्स का थोड़ा वेटेज ज्यादा हुआ, 29 ऑफ मार्क्स का है समथिंग। हां, ऐसा हुआ है कि न्यूमेरिकल भी ज्यादा है, बट जो न्यूमेरिकल भी होंगे वो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे कि सिंगल लाइन में आंसर आएगा एएसटी, क्योंकि जो डिफिकल्ट होगा वो किसी से डिफिकल्ट वाला आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना, न्यूमेरिकल आपको डिफिकल्ट क्यों फंसना है डिफिकल्ट में, छोड़ दो, 1-2 नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल भी न्यूमेरिकल भी। थैंक यू सर। सर वो तो दोनों को कांग्रेचुलेशन आपको, और मैं ये पूछूंगा कि एग्जांपल्स वगैरह करने या नहीं करने, जो बुकलेट के एग्जांपल्स है वो साथ में करने हैं फिर बाद में करने हैं? मेजर सब्जेक्ट के बिल्कुल ईएससी के लिए लगे हो अगर आप तो मेजर सब्जेक्ट जो है ना, और फिर कोई भी सब्जेक्ट करनी है उसको डेप्थ में पढ़ना है फिर एग्जाम ओरिएंटेड करना है? मेजर सब्जेक्ट
को हमेशा डिप में पढ़ना है, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है ना। स्ट्रक्चर फ्लूइड 2 नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन है, वो भी सारे करने हैं। सॉन्ग स्ट्रक्चर फ्लूइड और आरसीसी नहीं, सॉन्ग स्ट्रक्चर फ्लूइड, इन 3 टॉपिक्स के तो एग्जांपल्स आपको करने ही करने हैं। आरसीसी स्टील में जो क्लास में कराया जा रहा है सिर्फ वो करना है। और बाकी जैसे आप हाइड्रोलॉजी के एग्जांपल्स स्किप कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रोलॉजी के एग्जांपल्स मेनली कन्वेंशनल में आएंगे, तो उससे कुछ आप कॉन्सेप्ट नहीं ज़्यादा सीख पाओगे। बट इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, इनके एग्जांपल्स आप स्किप कर सकते हो, बट सॉन्ग स्ट्रक्चर फ्लूइड इनके एग्जांपल्स आपको करनी है। और ऑब्जेक्टिव्स तो सारे सब्जेक्ट्स के करने हैं, पीछे जो बुकलेट में दिए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेमोरी से रिलेटेड है। हम एक बार पढ़ते हैं, फिर वापस दूसरी बार पढ़ते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पहली बार ही पढ़ रहे हैं। रिवीजन आपने किया नहीं होगा तो ऐसा होगा, रिवीजन आपको करते बहुत रहना गैप है। दे दोगे तो हुआ। सर कितने टाइम बाद रिवीजन करें? जैसे कि 10-15 दिन बाद पढ़ते तो कई बार ऐसा लगता है कि ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं, या ऐसा कुछ जब फॉर्मूला वगैरह। सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो कंप्लीशन के टाइम पे भी आपके 2 बार रिवीजन हो जाने चाहिए। कैसे होगा? जब आप एक तो क्लास में नोट्स बना रहे हो, रूम पे आओगे, रिवाइज करोगे, वो तो एक साइकिल ऑफ रिवीजन हो ही गया उस दिन का। और दोबारा जब आप आगे चल रहे हो चौथे लेक्चर पे, तो प्रीवियस लेक्चर को भी रिवाइज करते हुए चल सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, उसी ड्यूरेशन में आपका पूरा सब्जेक्ट 2 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप एक महीने पे या फिर कुछ दिन पे रिवाइज करते रह सकते हो, टाइम नहीं लगेगा रिवीजन। सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि अभी राजस्थान में वैकेंसी आई हुई है और साथ में यहाँ भी चल रहा है, यहाँ पे सिलेबस होगा नहीं और वो बड़ी वैकेंसी उसको भी छोड़ नहीं सकते हैं, तो छोड़ सकता है, क्यों नहीं छोड़ सकता? क्या सजेशन है आपका? सर जो बोलते हैं जब आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका एम ये होना चाहिए कि पूरा का पूरा टेक्निकल आपको डिटेल में पढ़ना है और खत्म करना है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये, पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो तो बाकी एग्जाम्स को स्किप कर सकते हो, फॉर्म नहीं भी भर सकते हो, उनके लिए पढ़ाई नहीं कर सकते, फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, बट उनके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली बार में किस्मत अच्छी रहेगी तो मिल जाएगा। हाँ वही, दे दो, किस्मत अच्छी रही तो मिल जाएगा, लेकिन पहली बार में पूरा का पूरा टेक्निकल बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि फिर आप ऐसे स्किप करोगे कि राजस्थान जेई में चले गए, फिर अगले साल फिर वो टॉपिक छूटा रह जाएगा। टॉपिक वाइज लगाना है या फिर पूरा सब्जेक्ट होने के बाद? सॉरी, प्रीवियस ईयर है उनको टॉपिक वाइज लगाना है या पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद? प्रीवियस ईयर पहले तो बुकलेट लेट लगानी है, स्टार्ट करना। हाँ, बुकलेट फर्स्ट पहले सही तो है। बुकलेट लगानी है, उसमें आपके मोस्टली प्रीवियस ईयर कवर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद लगा सकते हो, वैसे कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है, जैसा मैंने बोला प्रीवियस ईयर बुकलेट, तो एक बार बुकलेट लगा लो, एंड में आप पूरा सब्जेक्ट होने के बाद प्रीवियस ईयर फिर से लगा सकते हो।